कहते हैं कि राजनीति में कथनी और करनी में फर्क होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये नीति ही है राजनीति की कि कथनी और करनी में फर्क हो। क्योंकि राजनीति में कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता। राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता। यहाँ पर मौका परस्ती हावी रहती है। जब जहाँ मौका दिखा वहाँ पर एक दल को छोड़ करके दूसरे दल का दामन थाम लिया। ऐसा ही होता हुआ दिखा बिहार में, जहाँ पर सूरजभान सिंह, जो कि कल तक ये दावा कर रहे थे कि मैं उस चरित्र का आदमी नहीं हूं कि मौका देखते ही अपना दल बदल ले, नजर आए थे। वो पशुपति पारस के साथ में मीडिया कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे और दावा किया था कि मैं आरजेडी में नहीं जा रहा हूं। ये तमाम जो चीजें चलाई जा रही वो मीडिया की फैलाई हुई बातें हैं, ये केवल अफवाह है। लेकिन महज 2 दिन के बाद वो अपनी कथनी और करनी में फर्क दिखाते नजर आए और जाकर के दामन थाम लिया आरजेडी का, उसी आरजेडी का जिसके बारे में 2 दिन पहले ही कह रहे थे कि मेरा चरित्र ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे दल को थाम लूं मौका मिलते ही। और मुझे रामविलास पासवान जी जहां छोड़ के गए थे, मैं आज भी वहीं पर पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा हूं। लेकिन जब बात आई मोकामा से चुनाव लड़ने की और बात आई पारंपरिक प्रतिद्वंदी जो हैं अनंत सिंह, उनसे मुकाबला करने की, तो वहाँ पर वो अपने तमाम प्रिंसिपल्स की बात कर लें, सिद्धांतों की बात कर लें, अपनी बातों की बात कर लें, अपने वादों और दावों की बात कर लें, उसको पीछे छोड़ते हुए सूरजभान सिंह पाला बदल लेते हैं, सदस्यता ले लेते हैं। न केवल सूरजभान सिंह बल्कि उनकी जो पत्नी हैं पूर्व सांसद वीणा देवी, वो भी पाला बदल लेती हैं। उनके जो भाई हैं चंदन सिंह पूर्व सांसद, वो भी पाला बदल लेते हैं और बैठ जाते हैं आरजेडी के खेमे में। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जो तमाम गुणा भाग है ये पशुपति पारस की सहमति के साथ हो रहा है, या फिर पशुपति पारस को छोड़ दिया गया है, या फिर पशुपति पारस के साथ कोई ऐसा समीकरण बिठाया गया है जिसके कारण जो आरजेडी है वो सूरजभान को अपने खेमे में लाने में सफल रही है। और क्या ये जो अनंत सिंह से मुकाबला करने की बात है, छोटे सरकार से भिड़ने की बात है, छोटे सरकार से आमना सामना करने की बात है, तो उसके कारण आरजेडी को भी कुछ जगहों पर समझौता करना पड़ा और कुछ शर्तों के आधार पर सूरजभान सिंह उनके साथ जुड़ने को तैयार हो गए। तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सूरजभान सिंह एक बार फिर पाला बदलते हुए नजर आते हैं। RLGP की सदस्यता छोड़ करके वो आरजेडी के खेमे में दिखते हैं, आरजेडी की सदस्यता लेते हैं। न सिर्फ सूरजभान सिंह बल्कि वीणा देवी, उनकी जो पत्नी है, पूर्व सांसद हैं, वो भी ले लेती हैं सदस्यता। साथ ही जो चंदन सिंह है, जो कि नवादा से पूर्व सांसद रहे हैं, वो भी सदस्यता ले लेते हैं आरजेडी की। और अब ये माना जा रहा है कि शायद पशुपति पारस ने ये शर्त रखी थी कि मुझे 2 या 3 सीटें नहीं, मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए। तो इसलिए जो आरजेडी है उसने एक फॉर्मूला सुझाया कि ऐसा कीजिए, आप जिनके कारण ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं उनको आप मेरी पार्टी में भेज दीजिए, हम उनका वाजिब सम्मान देंगे, हम उनका सम्मान करके उनको हम टिकट भी देंगे और वो भी अपने कोटे से टिकट देंगे, और आपको जो 2-3 सीटों की बात है उसमें 1-2 सीटें बढ़ा देंगे, जिससे आपको भी तकलीफ नहीं होगी। कुल मिलाकर के आपके पास 7-8 टिकट मिल रहा है, क्योंकि जो बाकी जो 2-3 लोग हैं या फिर सूरजभान सिंह जिनको कहें, उनको हम अपने कोटे से टिकट देने को तैयार हैं, चाहे वो वीणा देवी की बात कर लें, चाहे चंदन सिंह की बात कर लें, क्योंकि सूरजभान सिंह खुद तो चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन यह समझौता हो सकता है कि पशुपति पारस और आरजेडी के बीच हो गया हो। यही वजह है कि सूरजभान सिंह तमाम दावे तमाम वादे के बाद भी अपनी कथनी करनी में फर्क दिखाते नजर आए और उन्होंने पशुपति पारस को अकेला छोड़ दिया और साथ दे रहे हैं आरजेडी का। अब दूसरी वजह एक और हो सकती है। वजह यह हो सकती है कि चूंकि अगर हम बात 2024 की करें, जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, लेकिन उस वक्त पशुपति पारस की पार्टी थोड़ी अटकी हुई थी, धर्म संकट में थी, कुछ तकनीकी वजह थी जिसके कारण सूरजभान सिंह चाहते हुए भी
ना अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा पाए, ना ही अपने भाई चंदन सिंह को चुनाव लड़ा पाए। और इस बार भी जब पशुपति पारस ने ऐसा कह दिया कि अगर आरजेडी ने उन्हें वाजिब सम्मान नहीं दिया तो वो तीसरे मोर्चे के साथ जा सकते हैं। और तीसरा मोर्चा भी क्या कि वो AIMIM की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे थे, आजाद समाज पार्टी की बात कर रहे थे। यानी कुल मिलाकर के 3 दल मिलकर के एक तीसरा मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि सूरजभान सिंह को ऐसा लगा कि अगर इस तरीके से ये मोर्चा बनाएंगे तो हो सकता है कि जहां पर हम जीत सकते हैं, जिन सीटों को हम जीत सकते हैं, अगर सूरजभान सिंह अपनी पत्नी की बात कर रहे हों, चाहे अपने भाई की बात कर रहे हो, तो उनकी दावेदारी जहां पर मजबूत है वो तीसरे मोर्चा में जाने के बाद वो दावेदारी मजबूत ना हो। और उससे पहले यह भी कयास लगाया जा रहा था, आप पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने भी कहा था कि अगर सूरजभान सिंह पशुपति पारस के साथ इंटैक्ट रहते हैं, अगर वो RLJP का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो मोकामा में जो चुनाव होगा, जो छोटे सरकार यानी अनंत सिंह जो कि JDU की तरफ से नामांकन कर चुके हैं, उनके सामने अगर सूरजभान सिंह आते हैं RLJP के टिकट पर और RJD अपने उम्मीदवार को वहां पर खड़ा कर देती है, तो अनंत सिंह को थोड़ा सा वॉकआउट जैसा फेवर मिल जाएगा। यानी कि उनकी जो राह है वो आसान हो जाएगी, उनकी जीत आसान हो जाएगी। लेकिन अब शायद RJD ने भी ये समझाया होगा पशुपति पारस को कि देखो, मोकामा का जो जातीय समीकरण है वो ये कहता है कि वहां पर भूमिहारों की पैठ बड़ी है, वहां पर यादवों की पैठ बड़ी है। अगर हम संख्या बल के हिसाब से देखें तो वहाँ कुशवाहा समाज भी मजबूत स्थिति में है और साथ ही मुस्लिम समाज भी वहाँ पर निर्णायक भूमिका में आ सकता है। यानी कि कुछ % मुस्लिम समुदाय की भी वहाँ पर है। तो कुल मिलाकर के जो RJD ने समझाया, जो तेजस्वी यादव ने समझाया और जिस तरीके से गणित बैठा वो ये था कि अगर भूमिहारों के बेस पर अनंत सिंह चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो भी खड़ा होगा मेरे मुकाबले उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो उनको कड़ी टक्कर देने का मादा अगर किसी के पास है तो वो सूरजभान सिंह के पास है। क्योंकि सूरजभान सिंह भी भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। और अगर हम बात इतिहास की करें तो 2000 में ऐसा हुआ था कि सूरजभान सिंह उस वक्त जेल में थे, लेकिन यहां पर अनंत सिंह के जो बड़े भाई हैं दिलीप सिंह, वो चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने, जो सूरजभान सिंह है वो जेल में रह करके उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल किया और 2000 में दिलीप सिंह को भारी मतों से हरा करके वो यहां से विधायक बने। तो ये बात तेजस्वी यादव भी जानते थे कि अगर अनंत सिंह को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सूरजभान सिंह ही है, क्योंकि जातीय समीकरण भी उन्हीं के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मुकाबला कांटे की हुई, अगर लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की हुई, तो भूमिहारों का वोट बैंक ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से अनंत सिंह के फेवर में चला जाएगा। बल्कि अगर उसमें बिखराव आता है और आधे आधे की भी बात कर लें, जैसा कि तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि अगर सूरजभान सिंह की पत्नी, जिनको कि वहां से उम्मीदवार बना दिया गया है मोकामा से, अगर वो जैसे चुनाव लड़ेंगी तो भूमिहारों का जो वोट बैंक है वो बटेगा। और अगर अनंत सिंह उस पर दावा कर रहे हैं तो आधा वोट अगर वो ले जाते हैं तो आधे पर सूरजभान सिंह का भी दबदबा होगा। उसके अलावा वहां पर जो मुस्लिम समुदाय है वो RJD के फेवर में जाएगा, वहां पर जो यादव समुदाय है वो RJD के फेवर में जाएगा। यानी कि इनका पलड़ा वहां पर भारी हो सकता है। लेकिन दूसरा गणित क्या कहता है? दूसरा समीकरण ये कहता है, जैसा कि अनंत सिंह दावा करते हैं कि वो मोकामा के भूमिहारों के एकमात्र और सर्वमान्य नेता हैं वहां पर। और जिस तरीके से पिछले दिनों नीरज कुमार ने भी चैलेंज किया था अनंत सिंह को, और अब लग रहा है कि शायद पार्टी धर्म का पालन करते हुए नीरज सिंह भी परोक्ष तरीके से ही लेकिन सपोर्ट करेंगे, चाहे वो मजबूरी में ही सपोर्ट करें। तो कुल मिलाकर के ये माना जाता है। और दूसरी तरफ ललन सिंह की बात कर लें, चाहे बात हम अशोक चौधरी की कर लें, तो उनके कारण भी भूमिहारों का बड़ा वोट बैंक अनंत सिंह के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा का प्रभाव होने से जो कुशवाहा समुदाय है वो भी अनंत सिंह के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वहां पर जो कुर्मी कोयरी की तादाद है वो भी, चूंकि कुर्मी कोयरी को माना जाता है कि वो JDU के पक्ष में हमेशा से वो रहे हैं, तो चूंकि JDU के उम्मीदवार बनकर के अनंत सिंह सामने आए हैं, तो कुर्मी कोयरी का भी वोट बैंक अनंत सिंह के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो सवर्ण वोट बैंक है वो, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा से BJP के पाले में जाता रहा है, तो BJP चूंकि NDA की घटक दल है,
तो उसका प्रभाव भी अनंत सिंह के फेवर में जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि सूरजभान सिंह भले ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर हमने पहले 2000 में इनके बड़े भाई को हराया था, इस बार इनको भी हराएंगे, लेकिन यहां मुकाबला बिल्कुल ही कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार वो कौन सी मजबूरी रही कि सूरजभान सिंह को रातों रात पहला बदलना पड़ा, और क्या इसमें पशुपति पारस की भी सहमति है, या फिर ये केवल जातीय समीकरण और केवल नाक की लड़ाई बन गई है मोकामा की सीट, और यहाँ पर अब छोटे सरकार को बहुत ही कड़ा मुकाबला फेस करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सूरजभान सिंह ने कह दिया है कि हम साम दाम दंड भेद हर तरीके से तैयारी करके मोकामा के चुनाव मैदान में उतरेंगे, और वीणा देवी को जिस तरीके से सूरजभान सिंह ने आगे कर दिया है, तो भले सूरजभान सिंह वहां पर मतलब उम्मीदवार के तौर पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन वीणा देवी में उनकी छवि दिखेगी, उनकी छाया दिखेगी। और एक तरीके से कहा जाए कि अनंत सिंह का मुकाबला सीधे सीधे सूरजभान सिंह से ही है, और दो बाहुबलियों की टक्कर में क्या परिणाम आएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।